कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ हैं लखनऊ के जाने माने देवेंद्र मोदी जी। चलिए आपको मिलाते हैं देवेंद्र मोदी जी से। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ आप रंगमंच में कब से रहे? देखिए, शौक तो मुझे कॉलेज टाइम में भी था। अच्छा। लेकिन जब मैं 1973 में जॉब में आया तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मिर्ज़ापुर में हुई और वहाँ पहला जो परिचय हुआ वो एक बंगाली फैमिली से हुआ। नेचुरली अब क्योंकि बंगाली फैमिली से परिचय था तो उनके घर जितने लोग आते थे सबसे परिचय होने लगा। धीरे धीरे मेरा एक दायरा जो है वो बंगालीज के बीच में जो है वो बन गया। अब वहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ करती थी, दुर्गा पूजा में नाटक होते थे तो कुछ कलाकारों से भी संपर्क हुआ और मैंने 73 से 76 तक मैंने बंगला सीखी क्योंकि मैं उस माहौल में रहता था। हाँ। और जब आप किसी माहौल में रहते हैं, हर समय आपके बीच में एक बंगला भाषा बोली जाती है तो मुझे वो जिज्ञासा होने लगी। मैंने 3 साल में बंगला सीखी, मैं बंगला बोलने लगा और क्योंकि बंगाली कलाकारों से परिचय हो गया था, दुर्गा पूजा में नाटक हुआ करते थे तो उसके बाद मैंने 76 से 1980 तक मैंने दुर्गा पूजा में बंगला स्टेज पे नाटक किया। बोधीर बीए और एक था एक्टिया वास्तव गल्प, और एक और था उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और आपको बताऊं वो बोधीर बीए का एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है। सुनाइए। आकी फुटफुटे छेले गो, ये उसमें एक नाटक था जो डायलॉग संवाद था, वो मुझे अभी तक याद है। कब किया था आपने तो? हाँ। और महावीर चटर्जी एक डायरेक्टर थे, मतलब बहुत अच्छी डायरेक्शन देते थे और वो खुद भी आजकल संगीत गुरु हैं। अच्छा, कहाँ? मिर्जापुर? मिर्जापुर में वो लोगों को संगीत सिखाते हैं। फिर दोबारा मिर्जापुर जाना नहीं हुआ आपका? हाँ, 1980 में मैंने मिर्जापुर छोड़ा और उसके बाद फिर उधर नहीं। हाँ, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, तो कुछ नहीं था, इधर हो गई। हाँ, लेकिन उनसे संपर्क आज भी है, फोन पे बात होती है महावीर चटर्जी से। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ जो बंगाली फैमिलीज थी उनसे रिलेशन बन गए थे, अभी भी फोन पे बातचीत होती है, लेकिन जाना नहीं होता। तो 1980 में जब मेरा ट्रांसफर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में हो गया तो वहाँ क्योंकि कोई नाटक का माहौल नहीं था, कोई बंगाली नहीं था, तो वो धीरे धीरे नाटकों से और इस सब से जो है संपर्क खत्म हो गया। 96 में जब मैं लखनऊ ट्रांसफर होके आया दोबारा तो 96 में यहाँ आके देखा कि यहाँ नाटक बहुत होते थे लखनऊ में। हाँ, तो मैं साथ जुड़े पहले आप? तो मैं बैंक के बाद नाटक देखने जाया करता था, लेकिन करना चाहते हुए भी कर नहीं पाता था क्योंकि रिहर्सल करने का समय नहीं था। तो मैं संडे के दिन या कभी छुट्टी पड़ जाती थी, उस दिन कोई नाटक होता था तो देखने तो जाता था। और क्योंकि अंदर एक वो कीड़ा था अभिनय का तो मैं क्रिटिसाइज भी करता था। तब तक दूरदर्शन भी आ गया था, तो दूरदर्शन पे भी कोई नाटक वगैरह आता था तो आलोचना करता था कि यार ये इसको एक्टिंग नहीं आती, या स्टेज पे भी कभी एक्टिंग होती थी तो मुंह से निकल जाता था कि नहीं, गलत कर दिया इसने, नहीं आती इसको। तो वो फिर आपको कैसे मिला काम? हाँ, लखनऊ में? तो जब मैं 2012 में जब रिटायर हुआ दिसंबर में, तो मैं एक राय उमानाथ में नाटक देखने के लिए गया। वहाँ पे आर.के. नाग, वो भी स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। अच्छा, मैं उनसे पहले परिचित नहीं था, वो स्टेट बैंक में जरूर थे लेकिन कोई परिचय नहीं था। जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि ये आर.के. नाग का डायरेक्ट किया हुआ है, अब क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ था, मैं नाटक के बाद रुका, उनसे परिचय हुआ मेरा और तब मैंने उनसे कहा कि मैं इंटरेस्ट रखता हूं और कोई अगला नाटक हो तो आप मुझे एक चांस दीजिएगा। करीब 2 महीने बाद बुलाया उन्होंने, वो मेरे घर आए, बोले आपने एक बार कहा था कि मैं नाटक करूंगा, तो हम एक नाटक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लखनऊ में नहीं होगा, होगा लखनऊ से बाहर।
तो आप चले जाओगे? मैंने कहा हाँ, अगर बाहर भी होगा तो चले जाएंगे। मैं तो आप आ जाइए, एक ऑडिशन ले लें आपका, देखें कैसी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं क्या है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया, मैं शाम को पहुंचे, उनके घर पहुंच गया। उन्होंने, नाटक था कैदी सूरज की वापसी। हाँ। वो उन्होंने पढ़वाया, ठीक लगा उनको कि डायलॉग डिलीवरी वगैरह सब ठीक है। बोले ठीक है, कल से रिहर्सल पे आ जाइए। अब हमने 20-25 दिन रिहर्सल किया, शो हुआ, और वो नाटक बरेली में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था। हाँ, उसी में 1 हफ्ते का, उसमें वो नाटक जाना था। तो हम गए, जो हमें उस नाटक के लिए स्लॉट मिला 2 घंटे का, वो रात को 12 से 2 का मिला। दिन भर नाटक हो ही रहे, आपका नंबर इतने में आया। हाँ, दर्शक थे तब? हाँ, दर्शक बस वही लोग थे जो समझ बाहर से, थोड़ा सा वो हो जाता है। कलाकार जितने बाहर से आए हुए थे, उनके पारिवारिक लोग थे, बस वही देख रहे थे। मतलब उस समय हॉल में शायद 50 आदमी थे नहीं। वो रात के 2 बजे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो मुझे उसमें अच्छा ये लगा कि जब रिजल्ट आउट हुआ तो हमारा नाटक जो था कैदी सूरज की वापसी, अच्छा, वो सेकंड आया, सेकंड प्राइज दिया। और इंडिविजुअल प्राइजेस में मुझे उसमें कंसोलेशन मिल गया। अब इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में अगर कंसोलेशन भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और बड़ी बात इसलिए भी थी कि मैं 40 साल बाद स्टेज पे उतरा था, और कंसोलेशन मिल गया, हिम्मत बढ़ गई। तो मैंने नाग साहब से कहा, मैंने कि नाग साहब, अब जो आगे नाटक होंगे मैं करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने और 2-3 नाटक करवाए। इसी बीच में मेरी मुलाकात हो गई स्वतंत्र काले जी से, जो संकेत चलाते थे। संकेत, हाँ, उनका संस्था है। उनसे मैंने कहा, मैंने उनके साथ भी रोल किया। हाँ, मैंने कहा सर अगर आप कभी नाटक करें तो बताइएगा। उन्होंने भी मुझे बुलाया। फिर उनके साथ जब मैं नाटक करने लगा, तो धीरे धीरे आर के नाग के साथ नाटक करना कम हो गया। क्योंकि मैं सच बताऊं क्यों कम हो गया, स्वतंत्र काले डायरेक्शन में मुझे आर के नाग राइटर बहुत अच्छे हैं, नाटक बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन मुझे स्वतंत्र काले की ज्यादा अच्छी लगी। तो लेकिन मैं आर के नाग को कभी मना नहीं करता था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्वतंत्र काले के साथ काम करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उनके साथ मैंने कई नाटक किए। नाटक करते करते उस बीच में एक बार अरुण कुमार थपड़ियाल जी, उनसे मुलाकात हो गई। उनसे व्हाट्सएप पे उनका एक मैसेज आया कि जो लोग उर्दू अच्छी जानते हों वो संपर्क करें। मैं भी चला गया। उन्होंने सबका ऑडिशन लिया। जब मेरा नंबर आया तो बोले आप, मैंने कि सर मैं संकेत में स्वतंत्र काले जी के साथ करता हूँ, आपका मैसेज देख के आया हूँ। तो बोले अच्छा संकेत में करते हो तो तुम्हें ऑडिशन की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड, बैठिए कल से करेंगे रिहर्सल। तो उन्होंने मुझे कागजी है पैरहन एक नाटक था, उसमें रोल दिया। उसमें मुझे रोल दिया उन्होंने, कोचवान का रोल था और वो मैंने किया। तो इस तरीके से जो है मेरी नाटक की जर्नी। फिर उसके बाद आपने फिल्मों से जुड़ गए बाद में? हाँ, फिल्मों से जुड़ने का सिलसिला ये हुआ कि मैं नाटक कर ही रहा था। तो 2017 में मैं अपने किसी पर्सनल काम से मैं मुंबई गया। वहां पे एक्चुअली मुंबई में मेरी बेटी रहती है, उसको बेटी हुई थी उसको। तो मैंने वाइफ से कहा, मैंने कि तुम तो दिन भर इसके साथ लगी रहोगी, मैं क्या करूंगा, चलो मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तो मेरा एक 17 साल पुराना दोस्त था जिससे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी लखनऊ से, वो मुंबई चला गया था। 17 साल बाद मैं उससे मिला तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया, आजकल क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो नाटक करता हूँ। तो बोले यार तुम तो मेरे काम के आदमी हो। मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोले मैं फिल्में बनाता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैंने फिल्मों में कभी काम नहीं किया। तो बोले तो क्या हुआ, थिएटर करते हो ना, कैमरा फेस नहीं किया, हम करा लेंगे। और तुम्हारे लिए तो उसने हिम्मत दिलाई। बोले तुम्हारे लिए तो सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, ऑडिशन की जरूरत नहीं है, सैया भाई कोतवाल तो तुम रोल करो। अब मैं तुम्हें बहुत जल्दी सेट पे बुलाऊंगा। तो ये फरवरी की बात थी, 2 फरवरी की। 25 फरवरी को उसका फोन आया
कि मैं एक फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, आ जाओ। और अभी तो मैं डेट दूंगा। 3 मार्च को फिर फोन आया कि 4 मार्च को सुबह 8 बजे मड आइलैंड पहुंच जाओ। तो मैं पहुंचे? 8 बजे मड आइलैंड पहुंच गया। अब वो मुझसे बोला कि ये बताओ, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 रोल हैं, एक डॉक्टर का है, एक नवाब का है, और एक मुजरे में सारंगी बजानी है। तो रोल तब डिसाइड करूंगा जब पहले तुम मुझे ये बताओगे कि मुंबई में कब तक हो। तो ये 4 मार्च की बात थी। मैंने कहा कि मेरा वापसी का रिजर्वेशन लखनऊ का 13 मार्च का है। तो बोले अच्छा, अगर मैं लंबा रोल तुम्हें दे दूं तो कैंसिल कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं करूंगा। 16 मार्च की होली है, मैं होली अपने घर जाके करना चाहता हूँ। बोले तो फिर ठीक है, आज जो है एक गाने का शूट है यहाँ पे, मुजरा शूट होगा, उसमें सारंगी बजा लो। तो वो पहला मेकअप मेरा फिल्म में सारंगी बजाने के लिए फिर उसके बाद वो किया गया। अब मैंने कैमरा फेस कर लिया, मुझे समझ में आ गया कि जो है कैसे होगा। तो उसके बाद जब शूट वगैरह सब हो गया, रात को 11:30 बजे मेरा पैकअप हुआ। अब मैंने अपनी बेटी को फोन किया कैसे आऊं, तो मड आइलैंड से कोई कन्वेंस नहीं थी उस समय। भैया बहुत दूर है मड आइलैंड। और मुझे नवी मुंबई जाना था। तो क्या किया? तो वो बोली कि वहीं रुको। रात को 2 बजे तक शूट चला, वो हमने देखा। सुबह 4 बजे 4:30 बजे पहली बस पकड़ी, और मैं भटकता भटकता मैं 1 बजे घर पहुंचा। तो जो आदमी सुबह 4 बजे का उठा हुआ हो और अगले दिन 1 बजे तक पलक झपकाने का भी मौका न मिले, तो लगा कि यार ये लाइन तो बहुत टफ है और बहुत मेहनत मांगती है। तो देखो क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैंने अफसाना फिल्म थी वो पहली, उसके डायरेक्टर से कहा मैंने कि यार ये बताओ कि अब अगर आगे काम करना हो तो क्या करें? बोले मुंबई शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा मुंबई शिफ्ट नहीं होंगे, मैं करूंगा तो लखनऊ में ही, क्योंकि वहां पे मेरा फ्रेंड सर्किल का दायरा मतलब सब बना हुआ है। तो बोला तो फिर वहां पे ऑडिशन दिया करो। मैं लखनऊ आ गया, यहाँ ऑडिशन देने लगा। और अभी मैंने आपको जिक्र किया कि कागजी है पैरहन, उर्मिल कुमार थपरियाल ने मुझसे नाटक कराया था। तो मैं उससे पहले क्लीन शेव रहा करता था। कोचवान का रोल था, थपड़ियाल जी ने दाढ़ी बढ़वा दी थी। जब वो रोल हुआ तो जैसे ही नाटक खत्म हुआ तो एक कास्टिंग डायरेक्टर था, कोऑर्डिनेट करता था, वो एकदम स्टेज पे चढ़ के आया, अरे यार मोदी तुम तो क्लीन शेव रहते थे, ये दाढ़ी बढ़ा ली और बड़ा अच्छा रोल कर दिया आपने। तो मैंने कहा हाँ, थपड़ियाल साहब ने कहा कि दाढ़ी बढ़ा लो तो मैं मेकअप नहीं कराना पड़ेगा। तो वो बोला बस यही फेस मुझे चाहिए, अभी एक रेड फिल्म आने वाली है और उसके लिए चलो ग्रीन रूम में चलते हैं, आपका एक ऑडिशन लेते हैं इसी फेस में। और उन्होंने ग्रीन रूम में जाके मेरा ऑडिशन लिया, भेजा, सिलेक्शन हो गया और मुझे रेड फिल्म मिल गई। 5 दिन फिर मैंने रेड में काम किया, एमएलए का रोल था। तो फिर हिम्मत बढ़ी कि भाई रोल मिलने लगा। रोल के साथ साथ आपने निर्देशन का भी फिर बाद में निर्देशन पकड़ लिया? नहीं, फिल्म निर्देशन वो ऐसे पकड़ा गया, मेरा निर्देशन का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राजीव प्रकाश जी हैं, वो भी स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। अच्छा। उनसे परिचय हुआ। उनके पास करीब 35 साल का एक्सपीरियंस, वो शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो मैंने उनसे कहा मैंने कि मैं भी आपके साथ जो है जुड़ जाता हूँ और मैं भी काम करूँगा। तो हम दोनों जुड़ गए। तो फिर एक फिल्म बनाई हमने मिलके, अजनबी शहर में। उसमें 40 मिनट के करीब की थी। मैं उसमें वो डायरेक्टर थे और मैं एसोसिएट डायरेक्टर। तो ये पहली बार मैंने डायरेक्शन में कदम रखा और बस अब तो एक सफर जारी हो गया। तो हाँ, और मेरा मानना ये है कि आप जिस सफर पे हैं उस पे दिल से और पूरी ईमानदारी से चलते रहिए, तो धीरे धीरे आपका मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपलिफ्टमेंट होता रहता है और आप
काम करते हैं तो सीखते भी हैं, और जो आदमी काम करता है वो गलतियां भी करता है, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, लेकिन उन गलतियों को करते करते आदमी पारंगत हो जाता है। तो अभी बस मेरी उम्र तो सीखने की है, अभी भी सीख ही रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात, सीख रहे हैं। तो मैं कई फिल्में कर चुका। अभी कुछ बना रहे करंट में कुछ? हाँ, अभी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म का जो है प्री प्रोडक्शन चल रहा है। मैं और राजीव प्रकाश जी दोनों मिलके ही कर रहे हैं। किस विषय में बना रहे हैं? वो फिल्म का टॉपिक है बधू चाहिए। बधू चाहिए, तो एक फैमिली ड्रामा लग रहा है। फैमिली ड्रामा टाइप का है। तो कम आर्टिस्टों का है? तो हाँ, उसमें है 15-20 आर्टिस्ट हैं उसमें। तो उसका भी लोग शुरू कर दिया कि आजकल प्री प्रोडक्शन चल रहा है, कास्टिंग चल रही है, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि दिसंबर में शूट करेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, डायरेक्शन तो राजीव प्रकाश जी ही करेंगे। अच्छा जी, हाँ, बढ़िया है। तो देखिए, लेकिन स्टोरी हम पहले से नहीं बताना चाहेंगे। नहीं, ठीक है, बढ़िया। वो देखेंगे, जनता को दिखाई देंगे ही आप। हाँ, तो अच्छा लगता है, और ये सफर बस अब जारी है, तो देखिए मंजिल तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं, हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं आपको जानता बहुत टाइम से था, परिचित था, कई नाटकों में आपसे मुलाकातें होती रहीं, और आपके जो YouTube पे बरुआ का शो आता है मैं रेगुलर देखता भी हूँ, लेकिन आज आपका निमंत्रण मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर